अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कि अगर जो आप थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूँ तो हमने बात की थी कि पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। प्लीज माइक ऑफ करें। पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है तीन चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ जो है वो है इटियोलॉजी, दूसरी है पैथोजेनेसिस और तीसरी है फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द etiology and the pathogenesis। तो जब यहाँ पे हम इसके हवाले से बात करते हैं तो ये एक कुछ फंक्शनल सा ट्री बनता है जिसको अगर हम देखें तो एटियोलॉजी है दैट इज द कॉज ऑफ डिजीज। इट मे इंक्लूड ट्रॉमा, न्यूट्रिशनल डिसबैलेंसेस, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन्स। there's multitude of things which can contribute in disease जो कि अभी हम थोड़ी देर के बाद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास आता है पैथोजेनेसिस, यानी वो चेंजेस, वो बायोकेमिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रही हैं क्या कहना चाहिए, उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो कॉज ने प्रोड्यूस की है। ठीक है। अब वो डिजीज का कोर्स किस तरह से ले रहा है, डिजीज का कोर्स किस तरह जा रहा है, उस चीज को देखने के लिए जो है आपके पास पैथोजेनेसिस जो है वो काम करती है। इसके बाद क्या होता है कि जब पैथोजेनेसिस काम कर लेता है, अपनी एक डैमेज का एक जो प्रोसीजर है, एक पूरा जो एक मैकेनिज्म है वो डेवलप कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर जो सेल्यूलर लेवल पे सबसे पहले फंक्शन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू होती हैं और उसके बाद फिर फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मॉलिक्यूलर फंक्शनल, पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे फिर फंक्शनल लेवल पे आती हैं। फिर अगर वो फंक्शनल लेवल के ऊपर जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उसके लेवल पे अगर कॉज को रिलीज कर दिया जाए तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगर नहीं तो फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आनी शुरू होती हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब इतनी डैमेज हो चुकी है, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, डैमेज हो चुकी है, तो उसके बाद जो है फिर आपके पास क्या होता है कि सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, मैनिफेस्ट यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें सिम्टम्स आते हैं डिजीज के। और उसके बाद फिर आप जो है एज अ डॉक्टर या एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से फिर जब डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है वो आप उसके ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ प्लान बना सकते हैं कि जी मरीज को क्या हुआ है और उसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। एक और चीज जो आपके पास जब लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था उसमें मैं डिस्कस कर रही थी, आपके पास ये नई स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। अच्छा, आप काइंडली यस मैम। मैं 2 से 3 दफा बोल चुकी हूँ, पीछे से बहुत ज्यादा बोलने की आवाजें आ रही हैं। आप लोग काइंडली अपने माइक स्विच ऑफ कर दीजिए। अच्छा, दिस इज द लास्ट वार्निंग, प्लीज स्विच ऑफ द फोन, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। साउद नसीम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सारा निसार, अच्छा जी। यहाँ पे लास्ट जब मैंने क्लास एंड की थी तो मैं एक आपको थोड़ी सी कोरिलेशन बताना चाह रही थी कि किस तरह से जो है वो दो डिजीजेस होती हैं जो कि एक ही ऑर्गन सिस्टम में हो रही होती हैं, लेकिन दोनों के जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसको हम दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक टीबी एंड निमोनिया। अच्छा, अगर देखा जाए
तो दोनों ही आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस हैं। और इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फाइनल जो सिचुएशन बनती है वो वही बनती है जो आमतौर पे किसी भी डिजीज की, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है उसकी बन सकती है, दैट इज एबनॉर्मेलिटीज इन द रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो अगर इनको थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे पास, जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, व्हाट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ टीबी? एनीबॉडी? Mycobacterium, माइकोबैक्टीरियम व्हाट? tuberculosis. ठीक है, तो आपके पास एक माइकोबैक्टीरिया है जो कि ये काम करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। दिस इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस टीबी। और उसके बाद फिर आपके पास जब हम नमोनिया की बात करते हैं तो नमोनिया में आपके पास बैक्टीरिया होते हैं स्टेफ या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसको एक दफा बुक में कंफर्म कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस है ये, स्टेफ्लोकोकस है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, जहां तक मुझे याद पड़ता है स्टेफ्लोकोकस है, लेकिन फिर भी एक दफा चेक कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफ्लोकोकस। मैं नीचे लिख देती हूँ। This is the etiology of both of the diseases. अगर आप आगे चलें तो एटियोलॉजी के बाद फिर आपके पास आ जाती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टीबी की पैथोजेनेसिस जो है वो क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है जी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसको हम बाद में डिटेल में जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करेंगे तब करेंगे, लेकिन इसमें ये होता है कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं वो यूजुअली फ्रॉम डेज टू वीक्स में जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो एक्सपोजर का टाइम है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जो एक्सपोजर होता है और उसके रिस्पॉन्स में जो पहला सिम्टम आता है वो बहुत टाइम से आता है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा फर्क है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर जब हम नमोनिया की बात करते हैं तो नमोनिया यूजुअली अक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉज होता है। और अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब ये जो इन्फेक्शन होता है इसके नतीजे में अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और उसके नतीजे में जो है वो टिश्यू डैमेज होता है। जब मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के हवाले से बात करते हैं आप, तो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के हवाले से जो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज है उसमें अगर हम बात करें तो जो टीबी है यूजुअली वो आपको मिलेगा, जो इसके जो सिम्टम्स आते हैं या जो इसका जो पहला जो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज का जो पहला फोकस बनता है उसको हम कहते हैं गॉन्स फोकस।
ठीक है जी। और ये कहाँ बनता है? ये बनता है राइट लंग में, मिडिल या लोअर लोब में। जो आपका जो निमोनिया का जो पैच होता है वो यूजुअली दोनों लंग्स में, किसी भी बोथ लंग्स में कहीं पे भी हो सकता है, ईदर लंग। लेकिन ज्यादातर क्योंकि लंग का जो पैटर्न बना हुआ है, जो ब्रोंकाई का पैटर्न बना हुआ है, उसमें जो यूजुअली जो पहला जो फोकस बनता है वो राइट साइड पे बनता है। इट इज इंक्लूडेड विद प्लूरल इफ्यूजन एज वेल। यानी कि आपकी जो प्लूरल कैविटी है, यानी जो लंग के बाहर की जो कैविटी है, एक पोटेंशियल स्पेस है जो प्रोवाइड किया गया है ताकि जिस टाइम पे रेस्पिरेशन हो रही हो तो लंग्स फूल सकें, फैल सकें। वो जो स्पेस होती है, जो पोटेंशियल स्पेस होती है, उसमें हल्का सा फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड के अंदर, मतलब उस फ्लूइड की क्वांटिटी का बढ़ जाना प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। तो आमतौर पे जो लंग्स में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन में हमेशा याद रखिएगा स्वेलिंग का एक फैक्टर मौजूद है। पानी का कंटेंट बढ़ जाता है। उस पानी के कंटेंट के बढ़ने के नतीजे में क्या होता है कि आपको जो है वो स्वेलिंग मिलती है। और जब जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर स्वेलिंग तो हो नहीं सकती, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होती है। यानी जो उसकी लंग्स के जो आइदर साइड पे जो पोटेंशियल स्पेस है, उस पोटेंशियल स्पेस के अंदर जो है वो पानी भर जाता है, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं सिम्टम की तरफ कि पेशेंट को सिम्टम क्या आएगा। टीबी के मरीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ, स्प्यूटम। यूजुअली काफी अरसे तक तो एसिम्टोमेटिक रहता है ये। ठीक है जी। एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या है? विदाउट एनी सिम्टम्स। तो ज्यादातर टाइम तक तो जो टीबी है वो शुरू शुरू में जब तक के फोकस कुछ बड़े, कुछ बहुत बड़ी साइज का हो, यूजुअली टीबी जो है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। जब सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कफ हो सकता है, स्प्यूटम हो सकता है, फीवर हो सकता है, जिसको इस फीवर को हम कहते हैं इवनिंग पायरेक्सिया। इवनिंग पायरेक्सिया से क्या मुराद है कि ये जो आपका असर मगरिब का टाइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको टाइमिंग्स के हवाले से करें तो 5-6 बजे के बाद से लेके मगरिब तक 7:30-8 बजे तक के दरमियान में अगर आप पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे और पूरा दिन टेम्परेचर लेंगे तो उस सिर्फ इस एक टाइम पर जो आपका असर से मगरिब के दरमियान का टाइम है, उस टाइम पे पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, अदरवाइज उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बाकी टाइम पे वो नॉर्मल फीवर होगा उसको। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इस साइड पर आते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है यानी जो निमोनिया है उसमें क्या हो रहा है? अगेन कफ, अगेन स्प्यूटम, अगेन फीवर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, एक जैसी चीजें आ रही हैं, कफ भी है, स्प्यूटम भी है, फीवर भी। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर आप उसको टीबी से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ फ्लक्चुएशंस, नो फ्लक्चुएशंस। ठीक है जी। ये डिफरेंस है बीच में इन दोनों के। कफ, स्प्यूटम, फीवर एक ही जैसा है, लेकिन आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि टीबी के अंदर आपको इवनिंग पायरेक्सिया मिल रहा है, जबकि जो आपका क्या कहना चाहिए, आपका जो निमोनिया है उसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर मिल रहा है विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस।
इसके अलावा एक और जो सिम्टम है वो ये है कि इनसेंसिबल वेट लॉस, वेट लॉस आपको निमोनिया में यूजुअली नहीं मिल रहा होता, एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है जी। स्मॉल ड्यूरेशन होता है, इस स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर ऑब्वियसली वेट लॉस का एज सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, तो वेट लॉस इज नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाइट स्वेटिंग टीबी के अंदर। नाइट स्वेटिंग का मतलब क्या है कि पेशेंट कंप्लेन ये करता है या पेशेंट के घर वाले ये कंप्लेन करते हैं कि जब पेशेंट सोकर उठता है तो वो जो है उसका जो बिस्तर होता है वो पूरा का पूरा जो है वो गीला हुआ हुआ होता है और ड्रेंच्ड होता है विद स्वेट, ठीक है जी। नो सच कंडीशन प्रेजेंट इन निमोनिया। ये कंप्लेन्स हैं जो पेशेंट कर रहा है और इन कंप्लेन्स के नतीजे में डॉक्टर ने अपनी डायग्नोसिस बना दी है, ठीक है जी। साइंस पर आ जाते हैं। जी किसने हाथ ऊपर किया है, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ जी, कोई सवाल पूछना है? किसी ने हाथ रेस किया है, कोई सवाल पूछना है? ऑल राइट, ठीक है जी। अच्छा अभी जो है तकरीबन 9 मिनट के बाद जो है ये सेशन एंड होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बी प्रिपेयर्ड के उसके बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना है। अच्छा अब यहाँ पर हम आ जाते हैं साइंस के ऊपर, कि साइंस क्या होंगी इनकी, ठीक है जी। साइंस में यूजुअली आपको वीक पेशेंट मिलेगा, ठीक है जी। उसके अलावा साइंस के अंदर आपको एक्सरे चेस्ट जो है उसमें आपको मिलेगा गॉन्स फोकस। जो मैंने आपको बताया था कि एक इन्फ्लेम्ड पोर्शन बन जाता है और वो इन्फ्लेम्ड पोर्शन जो होता है या जो डेड टिश्यू पोर्शन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द राइट लंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब लोअर जो वो है आपकी लोअर लोब में या मिडिल लोब का जो लोअर पार्ट है जो लोअर लोब के साथ मिला हुआ है वहां पे ये फोकस पाया जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लंग का स्ट्रक्चर बनाएं, फिगर बनाएं, तो उसमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ट्रैकिया है, उसके बाद ये ब्रोंकाई है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। अच्छा जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूजुअली जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में अगर आप नोट करें तो राइट एंगल बन रहा है, तो किसी भी चीज के राइट एंगल को मतलब क्रॉस करके और जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस बहुत कम है, जबकि एक सीधा रास्ता मिल रहा है। तो यूजुअली जो भी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू या जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू आ रहे होते हैं वो यूजुअली राइट लंग में इनिशियल फोकस बना रहे होते हैं, ठीक है जी। राइट लंग में आने के बाद फिर आपके पास अपर लोब है, ये इसका मिडिल लोब है और ये लोअर लोब है। अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। जो गॉन्स फोकस बनता है वो यूजुअली लोअर पार्ट ऑफ द मिडिल लोब में बनता है या अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब में बनता है। दिस इज द एक्चुअल साइट वेयर यूजुअली गॉन्स फोकस इज फाउंड, और ये आपको एक्सरे के ऊपर बहुत आराम से इसकी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन इनसेंसिबल वेट लॉस की कंप्लेन हो रही है कि बगैर किसी रीजन के पेशेंट का वेट जो है वो लूज हुए चला जा रहा है, ठीक है जी। घर वालों को अगर तशवीश होती है वो आके दिखाते हैं, तो एक एक्सरे जो है अगर उसमें ये फोकस मिल जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ, आप टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा डिले किया तो टीबी के पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम उसकी बात करते हैं आपके क्या कहना चाहिए निमोनिया की बात करते हैं, तो निमोनिया यूजुअली अगर एक्सरे पे फाइंडिंग अगर आपने कर रहे हैं
usually this is the area which is affected the most. अगेन मिडिल एंड लोअर लोब, वजह उसकी वही है कि जो आपका जो ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस, वो 30 डिग्री के एंगल के, मतलब 125 डिग्री के एंगल पे है, जबकि आपका जो लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अगेन मसला वही है कि जी जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से किसी के थ्रू आ रहा है, वो ऑब्वियसली स्ट्रेटर जो पाथ है उसको अपनाएगा, और जब वो स्ट्रेटर पाथ को अपनाएगा तो अगेन जो आपके पास जो फर्दर जो ब्रोंकाई की डिवीजन है वो कुछ इस तरह की है। तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि कौन सी साइड जो है वो ऑर्गेनिज्म लेना पसंद करेगा। ऑब्वियसली द इजीएस्ट मोस्ट इज द मिडिल लोब एंड द लोअर लोब। इन जगहों पे जाके जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है और यहाँ पे फोकस बनाता है। इन एडिशन टू दैट यहाँ पर जो पोटेंशियल स्पेस है, जो प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड मिलता है। इधर फ्लूइड मिल जाता है and with this is known as pleural effusion. अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से जो है हम डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनको देखते हैं। और अगेन अगर ये तमाम चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, सिम्टम साइंस को अगर आप डिस्कस नहीं करते हैं तो आपके पास जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं होगी, तो डिजीजेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज द रीजन व्हाई ईच एंड एवरी हेडिंग makes the definition of pathology, जो कि हम लास्ट